तो साथियों, जैसा कि हम लोग हेड रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, उसी के क्रम में यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और दोस्तों, जिसमें कि हम टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके साइंस से रहेंगे और 25 क्वेश्चन जीके से रहेंगे। तो दोस्तों, ये आपके टोटल एग्जाम के पैटर्न पर ही आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका साइंस से है। तो इसमें आपका दिया गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर गैर शून्य सदिश हैं। ठीक है दोस्तों, जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड का संबंध बनाते हैं, तो उनके बीच का कोण होगा। तो दोस्तों, इसमें तो आपको सिंपल सा पता होना कि चाहिए कि 90 डिग्री का कोण बनेगा, तभी ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड ऑफ इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक आपको फार्मूला पता होगा, यानी कि ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab का मोड ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसके बराबर दूसरा वेक्टर कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका 90 डिग्री आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी कोई भी वस्तु जब स्थिर है दोस्तों, कहीं ऊंचाई पर है या फिर, तो दोस्तों उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। तो दोस्तों, आपकी जो ऊर्जा बनती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको भार की वैल्यू दी गई है 11 किलोग्राम और ऊंचाई दी गई है 5 मीटर, और दोस्तों जी की वैल्यू आपको 9.8 लगानी है। तो दोस्तों, अगर आप पेन कापी लेकर के बैठे हैं दोस्तों, इसको सॉल्व जरूर करें, और नहीं तो आप पेन कापी लेकर के ही बैठिए, क्योंकि दोस्तों साइंस में जो है न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आना चाहिए शायद 539 जूल, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर है तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी है। तो दोस्तों, ये भी वही आपका सेम क्वेश्चन है। इसमें भी भैया आपको mgh लगाना है और आंसर आपका आ जाएगा। आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 1960 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो इसमें बाहर की ओर धक्का देता है। तो दोस्तों, जो आपका बाहर की ओर जो बल लगता है वो दोस्तों लगता है आपका अपकेंद्रीय बल। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब कभी आपसे पूछा जाए कि अंदर मान लीजिए कोई सर्किल था, ठीक है दोस्तों, मोड़ कुछ इस तरह से है, इसको मैं आपकी मोड़ कुछ इस तरह से है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर कोई वस्तु है, तो दोस्तों ये इस तरह से मान लीजिए कोई कार जा रही है, ये इस तरह से मुड़ती चली जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो अंदर की तरफ लग रहा होगा ना, वो दोस्तों आपका होगा अभिकेंद्रीय बल। अंदर की तरफ जो लगेगा वो आपका अभिकेंद्रीय बल लगेगा। लेकिन दोस्तों, इसमें दो बल लगते हैं। एक बाहर की तरफ जो लगता है उसको अपकेंद्रीय बल बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, और जो अंदर की तरफ लगेगा उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। और दोस्तों, इन दोनों बलों को बराबर करने के लिए ही जो है रास्ते जो बाहर की तरफ होते हैं उनको थोड़ा ऊंचा उठा दिया जाता है, क्योंकि ये दोनों बल बराबर हो जाएं। और कभी कोई ये बल बराबर नहीं होते तो दोस्तों ज़्यादा अगर अंतर आ जाएगा दोनों में तो गाड़ी पलट भी जाती है। तो इसी को बराबर करने के लिए जो आपने देखे होंगे रोड में, जो बाहर की तरफ का जो किनारा होता है वो थोड़ा ऊंचा रखा जाता है, जिससे कि दोनों बल आसानी से इक्वल हो जाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा था, अपकेंद्रीय बल। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी अपनी वर्तमान दूरी के 1/4 हो तो एक वर्ष की अवधि होगी। तो दोस्तों, ये तो आपको सिंपल सा, मैंने इस पर कल भी एक न्यूमेरिकल कराया था आपको। t² समानुपाती r³ होता है। तो दोस्तों, t1² अपान t2² इज इक्वल टू r1³ अपान r2³ आप लगाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से आपकी जो t2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो दोस्तों आपकी t1/8 निकल के आएगी। आप इसको फार्मूला में रख सकते हैं और आंसर आपको ईजिली मिल जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी
1/8 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष का 8वां भाग हो जाएगा आपकी अवधि। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, उद्योग में शक्ति की इकाई है। तो दोस्तों जब भी हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते हैं, मतलब इंडस्ट्रीज में शक्ति को किस में मापते हैं, तो जो इंडस्ट्रीज में मापते हैं वो एचपी में नापते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केपलर का द्वितीय नियम ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग अचर रहता है, निम्न में से किस संरक्षण नियम के तुल्य है। तो दोस्तों आपको बताया ना, केपलर का जो द्वितीय नियम है वो किसके संरक्षण पर काम करता है। तो दोस्तों केपलर का जो द्वितीय नियम होता है वो आपका होता है लीनियर मोमेंटम पर, तो रैखिक संवेग संरक्षण पर ये आधारित होता है। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, संतृप्त असंतृप्त कार्बनिक यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ किस तरह की ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। तो दोस्तों जो आपके असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं वो काले धुएं के साथ पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपका केमिस्ट्री से हो गया, क्योंकि दोस्तों आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो आपके चैप्टर में है, मतलब जो आपका सिलेबस है उसमें आपका हाइड्रोकार्बन दे रखा है। तो इसी वजह से आपके हाइड्रोकार्बन से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और प्रैक्टिस तो मैं डेली आपको करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट को उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ध्वनि की यूनिट तो आपको पता होगी, जो होती है आपकी डेसिबल। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्यानता गुणांक नीटा की विमा क्या है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो आपका बल होता है स्टोक्स बल इसको बोलते हैं, F इज इक्वल टू नीटा ए dV/dx होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप नीटा की इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये होता है बल, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन, और अपान में आपका ये वर्ग मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया है यहाँ पर, तो A² हो जाएगा, और dV यानी कि ये आपकी चाल है। तो इसको आप जब फार्मूला में पुट करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपकी विमा निकल के आएगी, ml-1 और t-1। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप माइनस लगा लीजिए, ml-1 t-1, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा अच्छे से, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एक वस्तु दोनों सिरों को पकड़कर खींची जाती है तो उस पर कौन सा बल लगेगा। तो दोस्तों जब भी कोई वस्तु खींची जाएगी तो उस पर हमेशा खिंचाव बल ही लगेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। तो दोस्तों इसके बल आपको पता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपकी m की तो वैल्यू आपको पता है 5 किलोग्राम का है कोई पिंड, लेकिन दोस्तों a की वैल्यू नहीं पता है, जो कि आपका त्वरण होता है, एक्सीलरेशन। लेकिन वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो a इज इक्वल टू होता है b-u अपन कितना समय में ये चेंज हुआ, 2 सेकेंड में। तो ये यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 7-4 यानी कि 3/2 तो आपका त्वरण हो गया। दोस्तों m की वैल्यू आपको पता ही है, तो 5 इंटू 3/2। तो दोस्तों यहाँ से आपका जो बल निकल के आएगा वो दोस्तों आपका आएगा 8.5 न्यूटन, क्योंकि दोस्तों 5×3=15 ये हो जाएंगे, और दोस्तों 15/2 यानी कि 7.5। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसको थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो दोस्तों 15/2 का मतलब है कि 7.5 न्यूटन का आपको बल लगाना पड़ेगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, घटती हुई रासायनिक प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है उसके घटते क्रम में आपको बताना है। तो दोस्तों जब भी घटते हुए क्रम हम लेंगे तो उसका जो क्रम आएगा वो गतिविधि श्रृंखला के रूप में ही आएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि सबसे पहले लिथियम होगा, लिथियम की जो केमिकल रिएक्शन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद आपका पोटेशियम आ जाएगा, उसके बाद आपका बेरिलियम आ जाएगा। तो इस तरह से आपके सेट होते चले जाएंगे और उसको गतिविधि श्रृंखला बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई
संरचना में दर्शाए गए यौगिक का नाम क्या है? तो दोस्तों ये तो आपको बस सिंपल सा आपको पता ही होना चाहिए कि जो आपकी संरचना दी गई है ये आपकी बेंजीन की संरचना है, जो कि आपका C6H6 होता है, और इसको बेंजीन बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें की बनी होती हैं। जो दोस्तों आपकी मल्टी यूज प्लास्टिक होती है वो किसकी बनी हुई होती है? तो दोस्तों ये बनी होती है आपकी पॉलीथीन की। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा को में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों आपकी जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसको बोलते हैं, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु तक उठाने में किया गया कार्य को ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? तो दोस्तों जो आपकी औसत शक्ति होगी वो हमेशा आपने जितनी ऊर्जा खर्च की है या आपने जितना काम किया है उस वो प्लस कितना समय में किया है, यानी कि औसत ऊर्जा जो आपकी होगी वो प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय के बराबर होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो दोस्तों आपको पता ही होना चाहिए, नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ सेंटीमीटर के बराबर होता है। फिफ्टी 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम दीवार पर फेंकी गई गेंद को टकराकर वापस लौटती है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तो दोस्तों ये तो आपका सिंपली क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया, तीसरा गति का नियम। ठीक है दोस्तों, पहला तो आपको पता ही है कि जड़त्व का नियम होता है, दूसरा जो होता है वो बल के बारे में बल को परिभाषित करता है, और तीसरा नियम जो होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें जल के घनत्व से किसका घनत्व कम होता है, तो दोस्तों ये जो कॉर्क होती है ना, क्योंकि दोस्तों वाटर में अगर आप इसको डालेंगे तो ये जल की सतह पर तैरेगी। जैसे कि आपका कोई तेल की बूंद है तो वो जल की सतह पर तैरती इसी वजह से क्योंकि उसका घनत्व कम होता है और वो जल में मिल नहीं पाती है। अगर घनत्व ज़्यादा होगा तो वो नीचे बैठ जाएगी, लेकिन अगर घनत्व कम होगा तो हमेशा तैरेगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दोस्तों जीके के 25 क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने सही होते हैं आपके। दोस्तों अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों अगर आप हमारे साथ डेली जुड़े रहते हैं टिल एग्ज़ाम तो दोस्तों आप औरों से बहुत ज़्यादा बेहतर स्कोर करके आएंगे। और 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? तो दोस्तों अगर हम बात करें बंदरगाह की, तो दोस्तों बंदरगाह थी आपकी गुजरात में, यानी कि लोथल। लोथल आपका गुजरात में स्थित है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये दोस्तों अभी सीजीएल में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अभी जो हाल ही में सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि हड़प्पा स्थल ऐसा कौन सा था जिसमें बंदरगाह था। तो ये आपका राइट आंसर होगा लोथल। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों जो आपका एमबीटी था ना, मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी थी। और दोस्तों अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें तो भाई आपका 1329 से लेकर 30 के बीच में इसका कार्यकाल आता है। दोस्तों इसी बीच में इसने बहुत सारे कार्य किए थे। अब 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो दोस्तों ये तो पता ही होगा कि जो वास्को डी गामा था वही आपका कालीकट नामक स्थान पर आया था सबसे पहले 1498 में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों बताना है कि जो अस्थाई अध्यक्ष थे तो ये तो आपको पता ही होगा कि सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि आपके अस्थाई अध्यक्ष थे। और दोस्तों अगर बात करें स्थायी अध्यक्ष की, तो दोस्तों स्थायी अध्यक्ष तो आपको पता ही होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे स्थायी अध्यक्ष। अब बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की, हमारे संविधान के अनुसार भारत एक। तो दोस्तों भारत एक जो है वो आपका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो दोस्तों लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम है मीरा कुमार, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका जियोग्राफी से, और दोस्तों जियोग्राफी से आपको लगभग 25 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जियोग्राफी आप चैप्टर वाइज अपनी कंप्लीट कर लीजिए, चाहे बुक से करिए चाहे आप किसी कोई भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस तो हम करा ही रहे हैं यहाँ पर, आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। तो दोस्तों बात करें आपके मैंग्रोव वन की, तो मैंग्रोव वन ज़्यादातर आपके पश्चिम बंगाल में ही पाए जाते हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करें भारतीय बैंकों की, तो आपका एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, ये तीनों के तीनों भारतीय हैं। लेकिन दोस्तों ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों आपका जो एचएसबीसी बैंक है ये आपका भारत का नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है। तो दोस्तों जो आपकी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसी को वर्ल्ड बैंक भी बोल देते हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और दोस्तों इसका जो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपको पता है कि वाशिंगटन डीसी में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों बात करें पानी के घनत्व की, तो दोस्तों जब घनत्व सबसे अधिक होता है तो आयतन सबसे कम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों पानी का घनत्व सबसे कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अब चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पर, एसिटिक एसिड को, तो दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सा एसिटिक एसिड है। तो दोस्तों अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की, तो इसका फार्मूला होता है CH3COOH, और इसको बोलते हैं सिरका। और दोस्तों इसका जो अणुसूत्र होता है वो CH3COOH होता है, तो इसको सिरका भी बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से एक केबी के तुल्य होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एक केबी होता है वही आपका 1024 बाइट्स के बराबर होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, दशमलव संख्या 106 को द्विपदी में परिवर्तित करें। तो दोस्तों 106 को आप चाहे तो ऐसे कर लीजिए सिंपल से मेथड से 2 से डिवाइड करके, और दोस्तों यहाँ पर आएगा 5 3 और यहाँ पर 0 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ से आप डिवाइड करते करते पहुँचेंगे। तो दोस्तों इसको तो मैं सिंपल से ही निकाल लेता हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ। तो अगर आप इसको निकालना चाहें तो सिंपल से मेथड निकालिए, नहीं तो मैं 8421 वाला फार्मूला लगाता हूँ, आ जाता है हमारा। क्योंकि दोस्तों ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक है, तो ये आपको नहीं सीखनी है, आपको बस नॉर्मली कन्वर्जन आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वाला। आप 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। तो दोस्तों आंवले के बारे में अगर हम बात करें तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है। तो अगर हम बात करें पेरियार नेशनल पार्क की, तो ये आपका पश्चिमी घाट में स्थित है। अब 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों अगर हम बात करें गिद्धा की, तो दोस्तों ये जो है आपका पंजाब का लोक नृत्य है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
77 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें सोनभद्र जिले की, तो इसको आपको सीमा बतानी है, किस दो राज्यों की सीमाओं से ये स्पर्श करता है, कि तीन राज्यों की सीमाओं से, पांच राज्यों से, या फिर चार राज्यों से। तो दोस्तों बात करें आपके सोनभद्र की, तो दोस्तों सोनभद्र एक तो बिहार से आपका कनेक्ट होता है, बिहार, झारखंड और आपका छत्तीसगढ़ और एमपी और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों टोटल चार राज्यों से सोनभद्र की सीमाएं लगती हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया है कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराए। तो दोस्तों ये होना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो औपचारिकताएं पूरी करते करते जो है, मतलब कोई अगर मान लीजिए कोई घायल हो चुका है दोस्तों, अगर आप औपचारिकताएं पूरी करेंगे तब तक तो उसका ज़्यादा लॉस हो जाएगा सेहत का। तो इसको, ये जो आपका केस हुआ था, ये हुआ था आपका परमानंद कटारा बना भारत संघ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलिए 79 नंबर क्वेश्चन पर, संसद सत्र से आरंभ होता है। तो दोस्तों आपको बताना है संसद कब से स्टार्ट होता है। तो ये आपका होता है दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से, यानी कि संसद सत्र तभी स्टार्ट होगा जब राष्ट्रपति एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाएगा, उस तभी संसद का सत्र स्टार्ट होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें संघ सूची की, तो जैसे कि आपका औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे वो आपके संघ सूची का एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके टोटल 40 क्वेश्चन। और दोस्तों आपके कितने सही हुए कमेंट करके बताना, और दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा ये भी बताना, और आपको अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट करके पूछ लेना। और दोस्तों इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।